नमस्ते। यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में हम चैप्टर 15 पर चर्चा करेंगे, असहयोग आंदोलन 1920-22। तो चलिए शुरू करते हैं 1919-1920 के उस टाइम से। सोचिए, वर्ल्ड वॉर 1 बस खत्म ही हुआ है। माहौल कैसा था? अंग्रेजों ने लड़ाई के टाइम बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ बिल्कुल, कहा था कि भाई युद्ध में हमारा साथ दो तो हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सारे वादे हवा। मतलब मिला क्या? धोखा। बिल्कुल वही, जिसे कहते हैं उम्मीदें आसमान पर और हकीकत बिल्कुल जमीन पर। असंतोष मतलब डिस्कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इसके कई कारण थे। जैसे कि सबसे पहले तो वो बदनाम रॉलेट एक्ट 1919 का। मतलब सरकार को यह पावर मिल गई कि वो किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है, अनिश्चित काल के लिए। बाप रे, ये तो मतलब फंडामेंटल राइट्स का सीधा हनन हुआ आज के जमाने में सोचें तो। हाँ बिल्कुल, पर्सनल लिबर्टी पर सीधा हमला। और इसी कानून के खिलाफ जब लोग शांति से विरोध कर रहे थे अमृतसर में, तब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। जी, हजारों लोग जिनमें औरतें बच्चे भी शामिल थे एक बंद बाग में जमा थे। शांतिपूर्ण सभा थी और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का हुक्म दे दिया। और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था ठीक से। बिल्कुल। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। बहुत अत्याचार हुए। तो कहां तो युद्ध के बाद उदारता की उम्मीद थी और कहां ये जुल्म। एकदम उल्टा। और वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उनसे भी कुछ नहीं मिला। नाम तो सुधार था, रिफॉर्म्स, पर असल में वो भी एक छलावाई साबित हुए। उसमें एक अजीब सा सिस्टम लाया गया, डायर की। हाँ, ये डायर की बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। क्या था ये असल में? देखिए इसमें क्या किया कि प्रांतों में मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वो तो भारतीय मंत्रियों को दे दिए। अच्छा। लेकिन जो असल पावर वाले डिपार्टमेंट्स थे जैसे फाइनेंस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, वो अंग्रेज गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास ही रहे। ओह, मतलब चाबी अपने पास रखेंगे। बिल्कुल, जैसे किसी को कहो कि तुम घर चलाओ पर तिजोरी की चाबी और किचन का कंट्रोल हमारे पास रहेगा। तो नाम के लिए पावर मिली पर असल कंट्रोल तो किया ही नहीं। जाहिर है कोई खुश नहीं था इससे। समझ गई। जैसे किसी इंटर्न को कह दिया कि तुम प्रोजेक्ट लीड हो, पर सारे फैसले मैनेजर ही लेगा। तो राष्ट्रवादियों को लगा कि ये तो मजाक है। बिल्कुल। तो ये सब तो चल ही रहा था कि एक और बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया, खिलाफत का इशू। हाँ, खिलाफत मूवमेंट। ये भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी था, है ना? बहुत ज्यादा। ये उनके लिए गहरा धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा था। हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 में तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य, वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। जी। और तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा यानी कैलिफ, अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। हाँ, स्पिरिचुअल हेड। तो युद्ध के दौरान अंग्रेजों को भारतीय मुसलमानों का साथ चाहिए था। जी। इसलिए उन्होंने वादा किया कि युद्ध जीतने के बाद वो तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और खलीफा के पद और उनके अधिकारों का सम्मान करेंगे। और खलीफा का इस्लाम के पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बना रहेगा, ये भी वादा था शायद। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। खलीफा को पवित्र स्थानों का संरक्षक माना जाता था। अंग्रेजों ने वादा किया था कि वो स्थिति को बनाए रखेंगे। पर जैसे युद्ध खत्म हुआ, वादा भूल गए। बिल्कुल, उनके तेवर बदल गए। साफ लगने लगा कि वो तुर्की साम्राज्य को तोड़ने वाले हैं और खलीफा की सारी शक्तियां छीन लेंगे। ये भारतीय मुसलमानों के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल बिट्रेयल नहीं था, ये उनकी धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। जैसे उनकी पहचान का एक हिस्सा छीना जा रहा हो। सही कहा। और ये डर हकीकत में बदल गया मई 1920 में, जब ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन हुई। इस संधि ने तो तुर्की साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े ही कर दिए। खलीफा बस नाम के रह गए। तो गुस्सा और बढ़ गया होगा। जबरदस्त गुस्सा था। और उधर पंजाब वाले मामले की जांच के लिए जो हंटर कमेटी बनी थी, हाँ, उसका भी तो कुछ नतीजा निकला होगा। नतीजा तो निकला पर वो एक और मजाक साबित हुआ। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसने जनरल डायर जैसे अफसरों को, जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाईं, लगभग क्लीन चिट दे दी। थोड़ी बहुत लीपापोती की पर असल दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश दिखी। ओह, मतलब नमक छिड़क दिया जख्मों पर। बिल्कुल। पर हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन में इस रिपोर्ट पर और डायर पर रिएक्शन आया। क्या हुआ वहां? ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। ब्रिटिश संसद का जो ऊपरी सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसने जनरल डायर की कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया, उसे सही ठहराया। क्या संसद ने? हाँ,
और सिर्फ सरकार ही नहीं, ब्रिटेन की आम जनता के एक बड़े तबके ने डायर को हीरो बना दिया। मॉर्निंग पोस्ट नाम के एक अखबार ने डायर के सम्मान में और उसकी मदद के लिए चंदा जमा करना शुरू किया। और लोगों ने दिया चंदा? दिया। देखते ही देखते 30,000 पाउंड जमा हो गए। सोचिए उस जमाने में 30,000 पाउंड कितनी बड़ी रकम थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अपमानजनक था। मतलब ये सिर्फ कुछ बिगड़े हुए अफसरों का काम नहीं था, ये तो पूरी ब्रिटिश मानसिकता को दिखा रहा था। बिल्कुल, हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग का हो, ये साफ हो गया कि इस अंग्रेजी राज में न्याय और सम्मान की कोई उम्मीद नहीं है। ये एक तरह का कलेक्टिव इंसल्ट था, पूरे देश का अपमान। तो 1920 आते आते मतलब माहौल बिल्कुल विस्फोटक था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, मोनफोर्ड रिफॉर्म्स का धोखा, खिलाफत का मुद्दा, हंटर कमेटी, सब ने मिलकर अंग्रेजी राज की पोल खोल दी थी। हाँ, सारे बहाने खत्म हो गए थे। ब्रिटिश सरकार की जो नैतिक साख थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और इसी माहौल में महात्मा गांधी सामने आते हैं। वो पहले से ही खिलाफत नेताओं के संपर्क में थे। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो स्पेशल इन्वाइटी थे। गांधी जी खिलाफत मुद्दे से इतना क्यों जुड़े? क्या ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं माना जा सकता था? गांधी जी इसे सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक अधिकार का मुद्दा नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये अंग्रेजों की वादा खिलाफी, माने ब्रीच ऑफ फेथ का सवाल था, नैतिकता का सवाल था। और उससे भी बढ़कर उन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका देखा। अच्छा, ये एंगल था। हाँ, उन्हें लगा कि अगर इस मुश्किल वक्त में हिंदू मुसलमानों का साथ देते हैं तो भविष्य के लिए एक मजबूत एकजुट राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है। ये एक स्ट्रेटेजिक सोच भी थी। समझ गई। तो उन्होंने क्या सुझाव दिया? फरवरी 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सुझाव दिया कि सरकार के इस रवैये के विरोध में एक देशव्यापी अहिंसक असहयोग, माने नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन का कार्यक्रम शुरू किया जाए। नॉन कोऑपरेशन, ये तो बिल्कुल नया तरीका था इतने बड़े स्केल पर। हाँ, ये भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ था। अब तक विरोध कैसे होते थे? याचिकाएं देना, सभाएं करना, ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का बॉयकॉट कर देना। पर यह पहली बार था कि सरकार के साथ हर तरह का सहयोग बंद करने की बात हो रही थी, वो भी पूरे देश में, एक जन आंदोलन के रूप में। और सबसे जरूरी, पूरी तरह अहिंसक रहते हुए। और खिलाफत कमेटी मान गई? हाँ, ये कमाल की बात है। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने सर्वसम्मति से, माने यूनानिमसली, गांधी जी के असहयोग के सुझाव को मंजूर कर लिया। और सिर्फ मंजूर ही नहीं किया, उन्होंने गांधी जी से ही इस आंदोलन का नेतृत्व करने की गुजारिश की। वाह, ये दिखाता है कि लोग कितने तैयार थे एक्शन के लिए। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर बेचैनी बहुत थी। लग रहा था कि अब बस बहुत हुआ। उधर कांग्रेस का क्या चल रहा था? क्या कांग्रेस भी इतनी जल्दी तैयार थी इस रैडिकल कदम के लिए? कांग्रेस में देखिए, थोड़ी हिचकिचाहट थी शुरू में। कांग्रेस का अब तक का तरीका ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वाला रहा था। याचिकाएं, प्रस्ताव, सुधारों की मांग, असहयोग तो सिस्टम के बाहर जाकर लड़ने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के नेता भी ब्रिटिश सरकार के रवैये से बहुत निराश थे। खासकर हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने उन्हें हिला दिया था। कांग्रेस ने खुद भी पंजाब मामले की जांच करवाई थी और उन्हें सच्चाई पता थी। उन्हें भी लगने लगा था कि पुराने तरीके शायद अब काम नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने क्या कदम उठाया? मई 1920 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की मीटिंग बनारस में हुई। वहां यह तय हुआ कि देश के हालात बहुत गंभीर हैं और इस पर विचार करने के लिए सितंबर में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। मतलब कांग्रेस भी अब अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर सोचने लगी थी। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ नेताओं की बात नहीं थी। आम जनता वो कार्रवाई के लिए उतावली हो रही थी, चेफिंग फॉर एक्शन जिसे कहते हैं। क्यों? क्या कारण थे इसके पीछे? देखिए, पिछले 40-50 सालों से जो राष्ट्रवादी प्रचार चल रहा था, तिलक, गोखले, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के भाषण, उनके लेख, उसने लोगों में एक राजनीतिक चेतना, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगा दी थी। उन्हें अब ब्रिटिश सरकार का रवैया अपमानजनक, इंसल्टिंग लग रहा था। और आर्थिक हालत, वो भी तो खराब थी शायद। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आम जनता भयानक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से गुजर रही थी। शहरों में महंगाई आसमान छू रही थी। मजदूर, कारीगर, क्लर्क, टीचर, मतलब जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, सब परेशान थे। खाने पीने की चीजें, कपड़ा, रोजमर्रा का सामान सब बहुत महंगा हो गया था। जैसे आजकल होता है, कभी कभी पेट्रोल, डीजल या सब्जी के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी परेशान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी, शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल। और गांव में क्या हाल था? गांव में हालत और भी खराब थे। किसान पहले ही भारी लगान के बोझ तले दबे थे।
ऊपर से कई इलाकों में सूखा पड़ा, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, और फिर महामारियां फैलीं, एपिडेमिक्स। फसलें चौपट, खाने को अनाज नहीं, और बीमारियां लोगों की जान ले रही थीं। मतलब शहर हो या गांव, आम आदमी हर तरफ से पिस रहा था। तो ये आर्थिक बदहाली भी गुस्से का एक बड़ा कारण बनी? बिल्कुल। लोगों को लगने लगा था कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ ये अंग्रेजी राज ही है। तो माहौल एकदम तैयार था। राजनीतिक गुस्सा, धार्मिक भावनाएं आहत और आर्थिक तंगी, सब कुछ जैसे उबल रहा था। तो फिर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कैसे हुई? तारीख तय हुई? हाँ, गांधी जी ने पहले वाइसरॉय को एक तरह का अल्टीमेटम दिया था। 22 जून 1920 को उन्होंने वाइसरॉय को एक चिट्ठी लिखी। उसमें साफ कहा कि अगर खिलाफत के मुद्दे पर सरकार का रवैया नहीं बदला तो वो असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। उस चिट्ठी में उन्होंने कुछ खास कहा था? हाँ, उन्होंने एक बहुत गहरी बात लिखी थी। कहा था कि अगर शासक अन्याय करे, मिसरूल करे, तो प्रजा का ये अधिकार है कि वो उसके साथ सहयोग करने से इनकार कर दें। और ये अधिकार तो अनादिकाल से, टाइम मेमोरियल से चला आ रहा है। वाह, ये तो सीधा सरकार की लेजिटिमेसी को ही चैलेंज करना हुआ। तो फिर तारीख क्या तय हुई? 1 अगस्त 1920। इस दिन आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू होना था, लॉन्च्ड फॉर्मली। लेकिन एक दुखद संयोग हुआ। उसी दिन 1 अगस्त की सुबह हमारे एक बहुत बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ओहो, तिलक जी का? ये तो बहुत बड़ा झटका था आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, पूरा देश शोक में डूब गया। पर गांधी जी और बाकी नेताओं ने फैसला किया कि आंदोलन स्थगित नहीं होगा। तो 1 अगस्त का दिन शोक और संघर्ष दोनों का प्रतीक बन गया। तो उस दिन क्या हुआ? पूरे देश में हड़ताल रखी गई। हड़ताल, बाजार बंद, स्कूल कॉलेज बंद, लोगों ने जुलूस निकाले, प्रोसेशंस। बहुत से लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थना सभाएं की। एक तरह से तिलक युग का अंत हुआ और गांधी युग के पहले बड़े राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन कांग्रेस ने तो इसे तब तक औपचारिक रूप से नहीं अपनाया था, है ना? वो कब हुआ? वो हुआ सितंबर 1920 में। जैसा तय हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। वहां गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। आसानी से पास हो गया? नहीं, इस पर काफी गर्मागर्म बहस हुई। कुछ बड़े नेता थे जैसे सीआर दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। ये लोग शुरू में इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मुख्य विरोध था विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बहिष्कार को लेकर। क्यों? क्योंकि 1919 के एक्ट के तहत चुनाव होने वाले थे, नवंबर 1920 में। इन नेताओं को लगता था कि हमें चुनाव लड़कर परिषदों में जाना चाहिए और वहां सरकार से लड़ना चाहिए। बॉयकॉट करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। ये बात भी तो सही लगती है। फिर प्रस्ताव पास कैसे हुआ? गांधी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी समझाने में। मोतीलाल नेहरू तो अधिवेशन के दौरान ही मान गए, लेकिन सीआर दास और उनके समर्थक, खासकर बंगाल के डेलीगेट्स, वो अंत तक विरोध करते रहे। फिर भी गांधी जी का प्रभाव इतना ज्यादा था और जो आम कार्यकर्ता थे, डेलीगेट्स, उनका समर्थन इतना जबरदस्त था कि असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। और जिन नेताओं ने विरोध किया था, जैसे सीआर दास, उन्होंने क्या किया? पार्टी छोड़ दी? नहीं, यही कांग्रेस की खूबी थी। सीआर दास और बाकी नेता जिनकी असहमति थी, उन्होंने भी पार्टी का अनुशासन माना, डिसिप्लिन। जब कांग्रेस ने बहिष्कार का फैसला कर लिया तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने चुनाव नहीं लड़ा। वो चुनावों से हट गए। और जनता ने, वोटर्स ने क्या किया? वोटर्स ने भी बड़े पैमाने पर वोट नहीं डाला। कई जगहों पर तो वोटिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट में रह गया। ये दिखाता है कि कांग्रेस और गांधी जी की अपील जनता में कितनी गहरी हो चुकी थी। बहिष्कार काफी सफल रहा। ये तो वाकई बड़ी बात है। हाँ। तो कलकत्ता में प्रस्ताव पास हो गया। हाँ। फिर नागपुर अधिवेशन का क्या महत्व है? वो दिसंबर 1920 में हुआ था। नागपुर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था। तब तक माहौल काफी बदल चुका था। चुनाव हो चुके थे, बहिष्कार सफल रहा था। जो नेता पहले हिचकिचा रहे थे, वो भी अब असहयोग के पक्ष में आ गए थे। अच्छा। और सबसे नाटकी बात यह हुई कि सीआर दास, जो कलकत्ता में विरोध का चेहरा थे, उन्होंने ही नागपुर में असहयोग का मुख्य प्रस्ताव पेश किया, मेन रेजोल्यूशन। अरे वाह, ये कैसे हुआ? लगता है गांधी जी और उनके बीच बातचीत हुई और दास साहब मान गए। उन्होंने न सिर्फ प्रस्ताव पेश किया, बल्कि अपना पूरा जोरदार समर्थन दिया। ये गांधी जी की बड़ी जीत थी और इससे कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर पूरी तरह से आम सहमति बन गई। कोई विरोध नहीं रहा। तो नागपुर में असहयोग के पूरे कार्यक्रम को फाइनल किया गया होगा कि करना क्या क्या है? हाँ बिल्कुल, नागपुर में असहयोग कार्यक्रम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। इसके 2 हिस्से थे, जैसा मैंने पहले कहा। एक नकारात्मक यानी बहिष्कार, बॉयकॉट, और दूसरा सकारात्मक यानी रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क।
बहिष्कार में क्या क्या था? बहिष्कार में कई चीजें थीं। पहला, सरकारी उपाधियां और सम्मान लौटाना। जैसे किसी को अंग्रेजों से सर या राय बहादुर की उपाधि मिली हो तो उसे त्याग देना। दूसरा, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार। स्टूडेंट से कहा गया सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ें, टीचर से कहा गया पढ़ाना छोड़ें, वकीलों से कहा गया प्रैक्टिस छोड़ दें। तीसरा, विधान परिषदों का बहिष्कार, वो तो चल ही रहा था। चौथा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। लोगों से अपील की गई कि विदेशी कपड़े जला दें और सिर्फ स्वदेशी कपड़े पहनें। और पांचवा, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन के अगले चरण में सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना और सामूहिक नागरिक अवज्ञा, मैस सिविल डिसओबीडियंस शुरू करना, जिसमें टैक्स न देना, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी शामिल था। ये तो हुआ बहिष्कार वाला हिस्सा। और रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था? कंस्ट्रक्टिव वर्क, वो भी उतना ही जरूरी था। उसमें शामिल था सरकारी स्कूलों कॉलेजों के बदले राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलना। कई मशहूर संस्थान इसी दौरान बने, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। आपसी झगड़े सुलझाने के लिए सरकारी अदालतों की जगह अपनी पंचायतें बनाना। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ साथ हाथ से सूत काटना और कपड़ा बुनना, यानी खादी को बढ़ावा देना। चरखा घर घर पहुंचाना। हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना और मजबूत करना। समाज से छुआछूत, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करना। और सबसे जरूरी, पूरे आंदोलन के दौरान पूरी तरह अहिंसा, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का पालन करना। गांधी जी का इस पर बहुत जोर था। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं लग रहा है, ये तो समाज को, अर्थव्यवस्था को, सबको बदलने का एक पूरा प्रोग्राम लग रहा है। बिल्कुल, ये एक होलिस्टिक अप्रोच थी। और गांधी जी ने वो मशहूर बात यहीं कही थी, 1 साल में स्वराज। हाँ, नागपुर अधिवेशन में ही गांधी जी ने ये बड़ा विश्वास जताया था। उन्होंने कहा कि अगर देश की जनता ने इस पूरे कार्यक्रम को, बहिष्कार और रचनात्मक कार्य दोनों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन से लागू किया तो 1 साल के अंदर स्वराज मिल जाएगा। स्वराज विद इन अ ईयर। इस वादे ने तो लोगों में जबरदस्त जोश भर दिया होगा। हाँ, उम्मीदें बहुत बढ़ गईं। लगा कि आजादी बस अब कुछ ही महीनों की बात है। तो नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सिर्फ साल में एक बार मिलने वाली, प्रस्ताव पास करने वाली संस्था नहीं रही। अब वो एक मास एक्शन, एक जन आंदोलन छेड़ने वाली पार्टी बन गई, वो भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों की परवाह किए बिना। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस अब एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के रास्ते पर चल पड़ी थी। और इसका असर देखिए, बंगाल में जो क्रांतिकारी समूह थे, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स, जो पहले हिंसा में विश्वास रखते थे, उन्होंने भी गांधी जी के नेतृत्व में इस अहिंसक आंदोलन को समर्थन देने का वादा किया। अच्छा, ये तो दिखाता है कि असहयोग की अपील कितनी व्यापक थी। हाँ, लहर बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन इतने बड़े जन आंदोलन को चलाने के लिए सिर्फ कार्यक्रम और जोश तो काफी नहीं होता, संगठन भी तो मजबूत चाहिए होता है। क्या कांग्रेस ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव किए? हाँ, ये नागपुर अधिवेशन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था जिस पर अक्सर कम ध्यान जाता है। गांधी जी जानते थे कि अगर इतने बड़े आंदोलन को चलाना है तो कांग्रेस के संगठन को भी बदलना होगा। उसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना होगा ताकि वो आम जनता से जुड़ सके। तो क्या क्या बदलाव किए गए? सबसे पहले तो कांग्रेस के लक्ष्य, मतलब क्रीड में। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव लक्ष्य में ही हुआ। पहले कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मीन से, यानी संवैधानिक और कानूनी तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना। जी। अब इसे बदला गया। नागपुर में नया लक्ष्य तय हुआ, पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, यानी शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज हासिल करना। इसमें 2 बड़े बदलाव हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की जगह स्वराज और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल की जगह पीसफुल एंड लेजिटिमेट। इनका क्या मतलब था? देखिए, स्वराज शब्द का अर्थ सेल्फ गवर्नमेंट से ज्यादा व्यापक था। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की संभावना भी छिपी थी, हालांकि उसे साफ साफ कहा नहीं गया। और पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स का मतलब था कि तरीके शांतिपूर्ण होंगे, पर जरूरी नहीं कि वो अंग्रेजी कानून के दायरे में ही हों। लेजिटिमेट का मतलब यहाँ कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक, मोरल रूप से जायज था। समझ गए, यानी असहयोग या सविनय अवज्ञा जैसे तरीके जो कानून तोड़ते हैं, वो भी अब कांग्रेस के लिए लेजिटिमेट थे, अगर वो शांतिपूर्ण हो और नैतिक रूप से सही हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कांग्रेस की सोच में। और संगठन के ढांचे में,
स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुए? गांधी जी ने कांग्रेस का एक नया संविधान ही तैयार कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एक 15 सदस्यों वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का गठन। ये कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी जो रोजमर्रा के फैसले लेगी और आंदोलन को दिशा देगी। ये साल भर काम करने वाली एक स्थायी संस्था थी। इसकी क्या जरूरत थी? पहले क्यों नहीं थी ऐसी कोई कमेटी? पहले कांग्रेस कैसे काम करती थी? साल में एक बार अधिवेशन होता था, प्रस्ताव पास होते थे, फिर सब अपने अपने घर। बीच में काम करने के लिए कोई छोटी एक्टिव बॉडी नहीं थी। तिलक जी ने 1916 में ऐसी कमेटी का सुझाव दिया था, पर तब नरमपंथियों ने उसे नहीं माना था। उन्हें डर था कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमट जाएगी। लेकिन गांधी जी को लगा कि ये जरूरी है। हाँ, गांधी जी समझ गए थे कि अगर एक निरंतर चलने वाला जन आंदोलन चलाना है तो एक छोटी, चुस्त, दुरुस्त, फैसले लेने वाली बॉडी चाहिए जो साल भर सक्रिय रहे। CWC आज भी कांग्रेस की सबसे पावरफुल बॉडी है। और संगठन को नीचे तक, आम आदमी तक कैसे ले जाया गया? इसके लिए भी कई कदम उठाए गए। पहला, प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज, PCs जो थीं, उनका पुनर्गठन किया गया। पहले वो ब्रिटिश प्रांतों के हिसाब से बनी थी, अब उन्हें भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया। जैसे मान लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले इलाके थे। अब इनके लिए अलग अलग भाषा के आधार पर PCs बनी। इससे क्या हुआ कि प्रांतीय नेता अपनी भाषा में लोगों से जुड़ सकते थे, जो मास मोबिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी था। ये तो बहुत प्रैक्टिकल कदम था। और नीचे के स्तर पर? कांग्रेस के संगठन को नीचे तक ले जाया गया, जिला स्तर पर, फिर तालुका या तहसील स्तर पर, और यहां तक कि गांव और मोहल्ला या वार्ड स्तर पर कांग्रेस कमेटियां बनाई गई। एक पूरा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जिसकी नींव गांव और मोहल्लों में थी, ताकि पार्टी की पकड़ एकदम ग्रासरूट्स तक हो। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा काम किया गया सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी को लेकर। उसे घटाकर सिर्फ 4 आना प्रतिवर्ष कर दिया गया। सिर्फ 4 आना? ये तो मतलब बहुत ही कम था। हाँ, उस जमाने में भी ये बहुत मामूली रकम थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गरीब से गरीब आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बन सके। कांग्रेस का दरवाजा आम जनता के लिए खोल दिया गया। इससे मास पार्टिसिपेशन बढ़ा और कांग्रेस को अपने खर्चे चलाने के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी मिला। और भाषा के बारे में भी कुछ था? हाँ, ये भी तय हुआ कि कांग्रेस के कामकाज में जहां तक हो सके हिंदी या कहें हिंदुस्तानी का प्रयोग किया जाए, ताकि वो उत्तर भारत की आम जनता से जुड़ सके और एक राष्ट्रभाषा का आधार बने। तो कुल मिलाकर नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को सिर्फ एक आंदोलन का कार्यक्रम ही नहीं दिया, बल्कि उसे उस आंदोलन को चलाने लायक एक नया, मजबूत, स्ट्रीमलाइंड, डेमोक्रेटाइज्ड और जन आधारित संगठन भी दिया। उसे सही मायने में एक मास पार्टी बना दिया। बिल्कुल, ये सांगठनिक बदलाव बहुत दूरगामी थे। इन्होंने कांग्रेस को सिर्फ असहयोग आंदोलन ही नहीं, बल्कि भविष्य के सभी आंदोलनों को चलाने की शक्ति दी। इसने कांग्रेस को जनता से जोड़ा और उसे सही मायनों में एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था बनाया। तो ये थी असहयोग आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि। कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद के हालात, अंग्रेजों की वादा खिलाफी, रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून, जलियांवाला बाग का भयानक नरसंहार, खिलाफत का भावनात्मक मुद्दा और लोगों की आर्थिक तंगी ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। हाँ, और कैसे गांधी जी ने इस माहौल में अहिंसक असहयोग का एक नया रास्ता दिखाया। और कैसे कांग्रेस ने थोड़ी शुरुआती हिचकिचाहट के बाद न सिर्फ इस रास्ते को अपनाया, बल्कि खुद को भी पूरी तरह से बदल लिया, एक जन आंदोलन चलाने के लिए। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था, नींव रखी जा चुकी थी। हाँ, और ये नींव बहुत मजबूत थी। इस पर एक ऐसी इमारत खड़ी होने वाली थी जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नागपुर के इस संकल्प के बाद ये आंदोलन जमीन पर कैसे उतरा, देश के अलग अलग हिस्सों में इसका क्या रूप रहा और जनता ने इसमें किस जोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। ओके, लेट्स मूव अ डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम उन स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो हमें असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, के उस दौर में ले जाते हैं जब इसने जनवरी 1921 के बाद, अब कह सकते हैं, जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। जी हाँ, नागपुर सेशन में कांग्रेस ने इसे अपना तो लिया था, पर सवाल यह है कि जमीन पर क्या बदला। कैसे ये महज एक प्रस्ताव से एक जन आंदोलन बन गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो जानकारी है उससे ये साफ है कि कांग्रेस के फॉर्मल अडॉप्शन के बाद जो मूवमेंट पहले असल में खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने शुरू किया था, हाँ,
उसमें एक नई जान आ गई, एक नई एनर्जी सी आ गई। जनवरी 1921 से ये वाकई पूरे देश में महसूस होने लगा और इसके काफी ठोस नतीजे भी सामने आए। इट वॉज लाइक द फ्लड गेट्स हैड ओपन्ड, सच में। तो सबसे पहले कौन सी चीज नजर आती है इन शुरुआती महीनों में? मतलब क्या था वो जिसने इस मूवमेंट को एकदम से इतना फैला दिया? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात थी लीडरशिप का जमीन पर उतरना। गांधी जी और अली भाइयों ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। जी हाँ, जो उस वक्त के सबसे बड़े खिलाफत नेता थे, उन्होंने मिलकर पूरे देश का एक तरह से तूफानी दौरा किया। तूफानी दौरा? हाँ, अब सोचिए, लगातार घूमना, सैकड़ों मीटिंग्स करना, हजारों पॉलिटिकल वर्कर्स और आम लोगों से सीधे बात करना। कमाल है। ये मैस मोबिलाइजेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है असल में। जब लीडर जनता के बीच जाता है तो एक कनेक्शन बनता है, एक भरोसा बनता है। सही। और गांधी जी और अली भाइयों का साथ दिखना, वो उस वक्त की हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत पावरफुल सिंबल था। उसने आंदोलन को जबरदस्त नैतिक बल दिया। और इसका असर फौरन दिखा होगा, है ना, खासकर नौजवानों पर। हम आज भी देखते हैं किसी बड़े कॉज के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आगे आते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स पर तो जैसे बिजली गिरी। एक अंदाजे के मुताबिक जनवरी 1921 के सिर्फ पहले महीने में ही, सिर्फ पहले महीने में? हाँ, सिर्फ पहले महीने में करीब 90,000 स्टूडेंट्स ने सरकारी या सरकार से मदद पाने वाले स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। 90,000? ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इमेजिन द डिस्ट्रप्शन। पूरे देश का एजुकेशनल सिस्टम हिल गया होगा। सही बात है। और ये सिर्फ छोड़ने की बात नहीं थी, उनकी जगह लेने के लिए देश भर में 800 से ज्यादा नेशनल स्कूल और कॉलेज खुल गए। 800 से ज्यादा? जी, ये अपने आप में एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश थी। कमाल है। और बंगाल तो शायद इसका सेंटर बन गया था। मैंने सुना है वहां माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। निश्चित रूप से बंगाल एजुकेशनल बॉयकॉट का गढ़ बन गया था। कलकत्ता में स्टूडेंट्स ने जबरदस्त हड़तालें की, अपने इंस्टीट्यूट्स पर भारी दबाव बनाया कि वो सरकार से अफिलिएशन मतलब मान्यता खत्म करें। अच्छा। इसमें सीआर दास जैसे बड़े नेता ने बहुत एक्टिव रोल निभाया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ, नेताजी, जो उस वक्त युवा ही थे, उन्हें कलकत्ता के नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। अरे वाह। ये दिखाता है कि एस्टैब्लिश्ड लीडर्स और नई जनरेशन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। पंजाब भी पीछे नहीं था। हाँ। बंगाल के बाद शायद वहीं सबसे ज्यादा असर दिखा। लाला लाजपत राय ने वहां लाला जी ने, हाँ। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि शुरू में उन्हें खुद इस बॉयकॉट वाले प्रोग्राम पर कुछ डाउट्स थे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये नुआंस भी जरूरी है कि मूवमेंट के अंदर भी अलग अलग विचार चल रहे थे। लेकिन सब जगह एक जैसा रिस्पांस नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब आज का तमिलनाडु और आसपास का इलाका, वहां रिस्पांस काफी ठंडा रहा। तो ये दिखाता है कि मूवमेंट का असर रीजनल फैक्टर्स पे भी बहुत डिपेंड करता था। कहीं जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, कहीं कम। तो स्टूडेंट्स का बॉयकॉट कुल मिलाकर बहुत सफल रहा, खासकर बंगाल और पंजाब में। इसने नौजवानों को सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। अच्छा, स्टूडेंट्स के बाद वकीलों की बात करते हैं। सुना है कि कोर्ट बॉयकॉट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा नंबर्स के हिसाब से। हाँ, अगर आप सिर्फ संख्या देखें तो शायद स्टूडेंट्स जितने वकील सामने नहीं आए, लेकिन इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था, शायद स्टूडेंट से भी ज्यादा। सिंबॉलिक इम्पैक्ट? ऐसा क्यों? मतलब कम लोगों के शामिल होने पर भी इतना असर कैसे हुआ? आप देखिए, कौन लोग थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एमआर जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, सीराज गोपालाचारी, टी प्रकाशम, आसफ अली। अरे बाप रे, ये तो सब बड़े नाम हैं। जी हाँ, ये अपने जमाने के टॉप लॉयर्स थे। इनकी प्रैक्टिस लाखों में चलती थी। समाज में इनका बहुत रुतबा था। सही। आज के जमाने में सोचिए, देश के 10-20 सबसे महंगे वकील अचानक अपना सारा काम, पैसा, स्टेटस छोड़कर सड़क पर सत्याग्रह करने लगे। हाँ, मतलब व्हाट अ सैक्रिफाइस। बिल्कुल। जब समाज का इतना पढ़ा लिखा, अमीर और स्थापित तबका ऐसी कुर्बानी देता है, तो आम आदमी का हौसला आसमान छू जाता है। सही बात है। उसे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ गरीबों या मिडिल क्लास की नहीं, ये पूरे देश की लड़ाई है। हाँ। आंध्र प्रदेश, यूपी, कर्नाटक और पंजाब का नंबर आता है। शायद संख्या कम इसलिए रही क्योंकि वकीलों के लिए ये फैसला लेना आर्थिक रूप से ज्यादा मुश्किल था। हाँ, रोजी रोटी का सवाल था। बिल्कुल, सीधे रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था। स्टूडेंट्स के पास खोने के लिए आप कह सकती हैं कम था।
तो वकीलों का बॉयकॉट भले ही संख्या में कमजोर दिखा, उसका असली दम उसके सांकेतिक असर में था, समाज के सबसे ऊंचे तबके का त्याग। वाह। लेकिन एक चीज थी जो शायद हर पैमाने पर सफल रही, विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट। ओह, वो तो फिनोमिनल था। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट और स्वदेशी का प्रचार, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का शायद सबसे विजिबल और यूनिवर्सली अडॉप्टेड हिस्सा बन गया। हाँ, वो तस्वीरें देखी हैं मैंने। आप कल्पना कीजिए वो सीन, वॉलंटियर्स की टोलियां घर घर जाती, लोगों से विदेशी कपड़े दान में लेती और फिर किसी चौराहे पर या मैदान में उन कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी जाती थी। सामूहिक होली। हाँ बिल्कुल, सामूहिक होली। प्रभुदास गांधी जो 1921 की शुरुआत में गांधी जी के साथ उनके टूर पर थे, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लिखा है। अच्छा। क्या? वो बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेशनों पर भी जब ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकती थी, तो गांधी जी खिड़की से बाहर जमा भीड़ को आवाज देते थे, कहते थे, भाइयों, अगर विदेशी कपड़े पहने हो तो कम से कम अपनी टोपी, अपना दुपट्टा या पगड़ी ही उतार कर दे दो। अरे! और लोग फौरन उतार कर फेंक देते थे। वहां ढेर लग जाता था, ट्रेन चलने लगती थी और पीछे उन जलते हुए कपड़ों के ढेर से आग की लपटें उठती दिखाई देती थीं। वाओ, इट मस्ट हैव बीन अ पावरफुल विजुअल। बिल्कुल। इसके अलावा विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना देना, जिसे पिकेटिंग कहते हैं, मतलब लोगों को दुकान के अंदर जाने से रोकना, ये भी जोरों पर था। और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ा होगा, जाहिर है। जबरदस्त। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट जो 1920-21 में 102 करोड़ रुपए का था। 102 करोड़ उस जमाने में? हाँ, वो 1921-22 में गिरकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया। लगभग आधा। बिल्कुल। ये ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खासकर मैनचेस्टर और लैंकाशायर की मिलों के लिए एक सीधा इकोनॉमिक ब्लो था। सही। ये स्वदेशी की भावना का पुनर्जन्म था। लेकिन इस बार ये सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं थी, ये राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संघर्ष का एक हथियार बन गया था। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और नेशनलिज्म का ये सीधा कनेक्शन था। कपड़ों के अलावा एक और चीज का बॉयकॉट बड़ा पॉपुलर हुआ, जो शायद प्लान में भी नहीं था, ताड़ी की दुकानों की पिकेटिंग। ये कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन था। ताड़ी यानी देसी शराब की दुकानों पर धरना देना ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। अच्छा। लेकिन ये ग्रासरूट्स लेवल पर अपने आप शुरू हुआ और बहुत तेजी से फैला। लोगों ने इसे आंदोलन से जोड़ लिया, शायद सामाजिक सुधार के एंगल से भी देखा गया। और मजे की बात देखिए, सरकार की प्रतिक्रिया। जब ताड़ी की बिक्री गिरी और सरकार का एक्साइज रेवेन्यू घटने लगा तो वो बौखला गए। क्या किया उन्होंने? बिहार और उड़ीसा की सरकार ने बाकायदा ऑफिशियल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि शराब पीना सेहत के लिए कितना अच्छा है। क्या? सीरियसली? हाँ। हद तो तब हो गई जब उन्होंने महान ऐतिहासिक हस्तियों की लिस्ट जारी की जो कथित तौर पर शराब पीते थे। इसमें मूसा, सिकंदर महान, जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड टेनिसन, बिस्मार्क, सबके नाम शामिल कर दिए। सीरियसली? मतलब सरकार लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित कर रही थी, ऐसे अजीबोगरीब तर्क देकर? जी हाँ। ये तो कमाल का डेस्परेशन है। दिखाता है कि लोगों के एक्शन से सरकार की जेब पे कितना असर पड़ रहा था। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि आंदोलन कैसे ऑर्गेनिक तरीके से फैलता है और लोगों से अपनी स्थानीय सच्चाइयों और मुद्दों से जोड़ लेते हैं। और सरकार का ये रिएक्शन उनकी घबराहट साफ दिखाता है। इट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉपुलर एक्शन, स्पेशली व्हेन इट हिट्स द स्टेट्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अच्छा, इन बॉयकॉट्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा था। मतलब आंदोलन चलाने के लिए लोग और पैसा तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन हुआ। विजयवाड़ा सेशन? जी। वहां फैसला हुआ कि अगले 3 महीने 3 चीजों पर फोकस रहेगा। पहला, तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना। दूसरा, कांग्रेस के 1 करोड़ मेंबर बनाना। और तीसरा, 20 लाख चरखे बांटना। क्या ये टारगेट्स पूरे हुए? 1 करोड़ मेंबर और 1 करोड़ रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी। मेंबरशिप का टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, जो शायद थोड़ा एम्बिशियस था, लेकिन 50 लाख मेंबर बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 50 लाख? हाँ, इसने कांग्रेस को सचमुच एक मास पार्टी बना दिया। लेकिन तिलक स्वराज फंड ने टारगेट पार कर दिया। अरे वाह! तय समय सीमा के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो गए। कमाल है। ये दिखाता है कि लोगों का समर्थन कितना जबरदस्त था।
और चरखे बांटने का मतलब था खादी को बढ़ावा देना। चरखा और खादी तो जैसे आंदोलन की यूनिफॉर्म बन गए, सेल्फ रिलायंस और ब्रिटिश राज के रिजेक्शन का प्रतीक। खादी से जुड़ा वो किस्सा भी है ना, जब गांधी जी ने कपड़े कम पहनने शुरू कर दिए थे, वो बड़ा फेमस है। हाँ, वो मदुरई का वाकया है। सितंबर 1921 में गांधी जी मदुरई में थे। एक मीटिंग में किसी ने शिकायत की कि खादी बहुत महंगी है, गरीब आदमी कैसे पहनेगा। हाँ, ये तो दिक्कत थी। गांधी जी ने जवाब दिया, तो कपड़े कम पहनो। और कहते हैं उसी दिन से उन्होंने अपना सामान्य गुजराती पहनावा, धोती कुर्ता टोपी त्याग दिया और सिर्फ एक घुटनों तक की धोती, जिसे लंगोट कहा गया, पहनना शुरू कर दिया। सिर्फ एक लंगोट? जी। पूरी बाकी जिंदगी वो फिर उसी हाफ नेकेड फकीर के वेश में रहे, जैसा चर्चिल ने बाद में मजाक उड़ाते हुए कहा था। ये लीडरशिप बाय एग्जाम्पल का बेहतरीन उदाहरण है। जो कहो वो करके दिखाओ। और ये गरीबों के साथ, भारत की आम जनता के साथ खुद को पूरी तरह आइडेंटिफाई करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। इसने उनकी छवि को और भी मजबूत किया। वाह, ये तो सचमुच लीडरशिप की मिसाल है। अच्छा, इसके बाद मूवमेंट ने और क्या मोड़ लिया सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए? अगला कदम क्या था? मतलब बॉयकॉट तो चल ही रहे थे। अगला बड़ा टकराव हुआ जुलाई 1921 में। कराची में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। कराची कॉन्फ्रेंस? जी। वहां 8 जुलाई को मोहम्मद अली ने बहुत, आप कह सकते हैं, भड़काऊ भाषण दिया और एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें कहा गया कि किसी भी मुसलमान के लिए ब्रिटिश फौज में नौकरी करना या भर्ती होना मजहबी तौर पर गैर कानूनी है, रिलीजियसली अनलॉफुल। ये तो सीधा सेना में विद्रोह का आह्वान था, सरकार की जड़ पर हमला। फिर क्या हुआ? सरकार फौरन हरकत में आई। सितंबर में मोहम्मद अली और अन्य खिलाफत नेताओं को इसी भाषण के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार ने सोचा था कि गिरफ्तारी से मामला दब जाएगा, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। कैसे? क्या हुआ? गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में विरोध सभाएं हुईं और इन सभाओं में वही बात दोहराई गई जो मोहम्मद अली ने कराची में कही थी। अच्छा। फिर 4 अक्टूबर को एक बड़ा कदम उठाया गया। गांधी जी समेत 47 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने एक मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो? उसमें क्या था? इसमें उन्होंने मोहम्मद अली की बात को सही ठहराया और कहा कि हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सरकार से असहयोग करे और फौजियों का भी ये हक है कि वो ऐसी सरकार की नौकरी छोड़ दें जो उनके मजहब और देश के खिलाफ काम कर रही हो। अरे बाप रे, ये तो खुली बगावत थी। हाँ, अगले ही दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसी लाइन पर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। फिर 16 अक्टूबर को देश भर में हजारों मीटिंग्स हुई जिनमें कांग्रेस कमेटियों ने यही प्रस्ताव अपनाया। अब सरकार के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। क्या दुविधा? मतलब अब क्या करें? वो इतने साले बड़े नेताओं को, गांधी जी समेत और हजारों कार्यकर्ताओं को कैसे गिरफ्तार करती? हाँ, ये तो मुश्किल था। अगर करती तो पूरे देश में आग लग जाती। हाँ। और अगर नहीं करती तो उनकी इज्जत खाक में मिल जाती, उनकी कमजोरी साफ दिखती। सही। आखिरकार सरकार को बेइज्जती का घूंट पीकर इस पूरे मामले को नजरअंदाज करना पड़ा। नजरअंदाज करना पड़ा? जी। सोचिए सरकार की प्रेस्टीज को कितना बड़ा धक्का लगा होगा। ये मूवमेंट की बढ़ती ताकत और सरकार की मजबूरी का सबूत था। इसके बाद तो माहौल और गर्म हो गया होगा, लोगों का हौसला बढ़ गया होगा। बिल्कुल। अगला बड़ा इवेंट था प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा, जो बाद में किंग एडवर्ड 8 बने। अच्छा, शाही दौरा। हाँ। जो 17 नवंबर 1921 को शुरू हुआ। कांग्रेस ने फैसला किया कि इस दौरे का पूरी तरह बॉयकॉट किया जाएगा। बॉयकॉट? जी हाँ। जिस दिन प्रिंस बॉम्बे, अब मुंबई, उतरे, उस दिन पूरे देश में हड़ताल रखी गई। पूरे देश में हड़ताल? हाँ। बॉम्बे में उस दिन गांधी जी ने खुद एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया, उमर शोभानी नाम के एक राष्ट्रवादी मिल मालिक के कंपाउंड में, और वहां विदेशी कपड़ों की एक विशाल होली जलाई गई। यानी प्रिंस का स्वागत खाली सड़कों और बंद दुकानों से हुआ? हाँ, ज्यादातर जगहों पे यही हुआ। कलकत्ता, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, जहां भी वो गए। ये कॉलोनियल अथॉरिटी को सीधी चुनौती थी कि भारत अब ब्रिटिश राज के मेहमानों का स्वागत करने को तैयार नहीं है, वो अपनी आजादी चाहता है। लेकिन बॉम्बे में 17 नवंबर को एक दुखद घटना भी हो गई। क्या हुआ था? कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, जो लोग प्रिंस के स्वागत के लिए गए थे, जिनमें कुछ पारसी, ईसाई और एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग शामिल थे, जिन्हें सरकार का वफादार माना जाता था, और जो लोग गांधी जी की मीटिंग से लौट रहे थे, उनके बीच झड़पें हो गई। ओह। देखते देखते ये दंगे में बदल गया। पारसी, ईसाई, एंग्लो इंडियन लोगों पर हमले हुए, उनकी दुकानें लूटी गईं, ट्रैमें जलाई गईं, पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग भी हुई?
जी, ये हिंसा 3 दिन तक चली और इसमें 59 लोग मारे गए। ओहो, 59 लोग। ये तो नॉन वायलेंस के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ था। गांधी जी का क्या रिएक्शन था इस पर? वो तो बहुत दुखी हुए होंगे। गांधी जी इस हिंसा से बेहद दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने फौरन शांति की अपील की और खुद 3 दिन का उपवास रखा, जब तक कि शांति बहाल नहीं हो गई। 3 दिन का उपवास। हाँ, ये बॉम्बे के दंगे नॉन वायलेंस के सिद्धांत के लिए एक बड़ा सेटबैक थे। गांधी जी को ये चिंता सताने लगी कि क्या जनता सचमुच मास सिविल डिसोबीडियंस, मतलब बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के लिए तैयार है। हाँ, ये डर तो था ही। कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन शुरू करने पर फिर से हिंसा भड़क जाए। ये डर बाद में, जैसा हम जानते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद सच साबित हुआ। लेकिन इन दंगों के बावजूद प्रिंस के दौरे का बॉयकॉट तो सफल रहा ओवरऑल। हाँ, बॉम्बे की घटना एक तरफ, लेकिन कुल मिलाकर बॉयकॉट सफल रहा। प्रिंस जहां भी गए उन्हें ज्यादातर खाली सड़कें, बंद बाजार और विरोध प्रदर्शन ही देखने को मिले। अच्छा। सरकार की इस तरह खुलेआम डिफायंस देखकर लोगों का हौसला और बढ़ गया। वो और ज्यादा अग्रेसिव हो गए। कांग्रेस की जो वॉलंटियर कोर, मतलब स्वयंसेवक दल बनी थी, वो तो कई जगहों पर एक तरह से पैरेलल पुलिस फोर्स की तरह काम करने लगी थी। पैरेलल पुलिस? हाँ, यूनिफॉर्म पहनकर मार्च करना, सभाओं की व्यवस्था देखना, निर्देश जारी करना। जाहिर है सरकार को ये सब देखकर बहुत चिंता हो रही थी। तो क्या अब आंदोलन अगले फेज यानी मास सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ रहा था? मतलब टैक्स ना देना वगैरह? हाँ, ऐसा लग रहा था। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का सालाना सेशन हुआ। अहमदाबाद सेशन? जी, वहां औपचारिक रूप से फैसला लिया गया कि अब नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस भी शुरू किया जाएगा, जिसमें टैक्स न देना भी शामिल होगा। टैक्स न देना, ये तो बड़ा कदम ना। हाँ, और गांधी जी को इसका एकमात्र डिक्टेटर नियुक्त किया गया। कांग्रेस ने पहले ही प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों, मतलब पीसीसीज को इजाजत दे दी थी कि जहां उन्हें लगे कि लोग पूरी तरह तैयार हैं और अहिंसा का पालन करेंगे, वहां वो मास सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर सकते हैं। अच्छा। कुछ जगहों पर तो ये अनौपचारिक रूप से शुरू भी हो गया था। जैसे कहाँ पर? कुछ उदाहरण है? हाँ, जैसे बंगाल के मिदनापुर जिले में यूनियन बोर्ड टैक्स के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। मिदनापुर में? जी, और आंध्र के गुंटूर जिले में चिराला पिराला नाम की जगह पर बड़ा फेमस केस है ये। लोगों ने सरकारी टैक्स से बचने के लिए पूरा का पूरा गांव ही खाली कर दिया था और पास में एक नई बस्ती बसा ली थी। पूरा गांव खाली कर दिया? हाँ, वहीं पेदानिंदीपाड़ू तालुका में एक बड़ा नो टैक्स मूवमेंट, यानी टैक्स न देने का आंदोलन शुरू हो गया था। तो ये सब लोकल लेवल पर शुरू हो गया था? बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि मूवमेंट अब कॉन्फ्रंटेशन के अगले फेज में जा रहा था, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी था, यानी फैसले और एक्शन सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी हो रहे थे। अच्छा, ये तो हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सीधे असर। लेकिन क्या इसके कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी थे? मतलब क्या इसने देश के दूसरे हिस्सों में चल रहे आंदोलनों को भी प्रभावित किया, जो शायद सीधे नॉन कॉपरेशन से जुड़े नहीं थे? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल सही। नेशनल मूवमेंट की जो एक जनरल स्पिरिट थी, डिफायंस की, अनरेस्ट की, बदलाव की चाह की, उसने देश के अलग अलग कोनों में पहले से मौजूद या दबी हुई स्थानीय समस्याओं और संघर्षों को हवा दी। अच्छा। कई बार ये स्थानीय आंदोलन नॉन कॉपरेशन के नाम पर ही लड़े गए, भले ही उनका सीधा जुड़ाव कांग्रेस के प्रोग्राम से ना हो। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? बिल्कुल, जैसे यूपी का अवध इलाका, खासकर रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर जिले। हाँ, अवध किसान आंदोलन। जी, वहां 1918-19 से ही बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं के नेतृत्व में किसान सभाएं बन रही थीं और किसान जमींदारों के शोषण के खिलाफ संगठित हो रहे थे। जब 1920-21 में वहां नॉन कोऑपरेशन का प्रचार हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी शामिल थे, तो उसने पहले से सुलग रही आग में घी का काम किया। आग में घी का काम किया? हाँ, जल्दी ही वहां किसान मीटिंग और नॉन कोऑपरेशन मीटिंग में फर्क करना मुश्किल हो गया। किसानों ने जमींदारों का सामाजिक बॉयकॉट किया, बेगार करने से मना कर दिया, बढ़े हुए लगान देने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भी सच है कि इन किसान आंदोलनों में कई बार हिंसा भी हुई, जो गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ थी। और केरल के मालाबार इलाके में क्या हुआ था? वहां भी कुछ गड़बड़ हुई थी, मोपला विद्रोह? हाँ, मालाबार का मोपला विद्रोह भी इसी दौर, मतलब अगस्त 1921 में हुआ। वहां नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के प्रचार ने मुस्लिम किसानों,
यानी मोपला, जो ज्यादातर टेनेंट या बटाईदार थे, हाँ, उनको उनके जमींदारों जो ज्यादातर हिंदू नंबूदरी ब्राह्मण थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाया। अच्छा। शुरुआत में ये आंदोलन खिलाफत के समर्थन में और टेनेंट राइट्स के लिए था और इसमें स्थानीय कांग्रेसी नेता भी शामिल थे, लेकिन जल्द ही इसने हिंसक रूप ले लिया और दुर्भाग्य से कुछ हद तक कम्युनल रंग भी ले लिया, जिसमें जमींदारों और हिंदू आबादी पर हमले हुए। ओह, सरकार ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक नेशनल कॉल लोकल ग्रीवेंसेस जो शायद सदियों पुरानी थी और धार्मिक पहचान के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो ये लोकल मूवमेंट जरूरी नहीं कि हमेशा नॉन वायलेंट या कांग्रेस के कंट्रोल में रहे, उनकी अपनी डायनामिक्स थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी डायनामिक्स थी, अपने मुद्दे थे। और भी बहुत उदाहरण हैं। जैसे असम में चाय बागानों के मजदूरों ने, जो बहुत बुरी हालत में काम करते थे, हड़ताल कर दी। चाय बागानों में हड़ताल? जी, जब वो बागान छोड़कर अपने घर जाने लगे और चांदपुर रेलवे स्टेशन पर उन पर गोली चलाई गई, तो उसके विरोध में स्टीमर सर्विस और असम बंगाल रेलवे के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी। अच्छा। इसमें जेएम सेन गुप्ता जैसे बंगाली राष्ट्रवादी नेता ने अहम भूमिका निभाई। मिदनापुर बंगाल में ही एक वाइट मतलब यूरोपियन जमींदारी कंपनी के खिलाफ किसानों की हड़ताल को कलकत्ता से आए एक मेडिकल स्टूडेंट ने लीड किया। एक मेडिकल स्टूडेंट ने? हाँ। आंध्र में जंगल के कानूनों को तोड़ना, जैसे मवेशियों को रिजर्व फॉरेस्ट में चराना या लकड़ी काटना, बहुत पॉपुलर हो गया। राजस्थान में बिजौलिया जैसे किसान आंदोलनों को भी नॉन कॉपरेशन से बल मिला और भील आदिवासियों ने भी बेहतर जीवन और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू किए। और पंजाब का अकाली मूवमेंट, वो भी इसी दौर का है ना, गुरुद्वारों वाला? हाँ, पंजाब में अकाली मूवमेंट जो गुरुद्वारों को भ्रष्ट और सरकार समर्थक महंतों के कब्जे से छुड़ाने के लिए था, वो भी इसी समय जोरों पर था और उसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक हिस्सा माना गया। अकालियों ने जबरदस्त सरकारी दमन का सामना किया, लाठियां खाईं, गोलियां झेलीं, जेल गए, लेकिन उन्होंने कमाल की नॉन वायलेंस और डिसिप्लिन का परिचय दिया, जिसकी गांधी जी ने भी बहुत तारीफ की। हाँ, वो कमाल का था। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने सिर्फ एक राजनीतिक बॉयकॉट या सिविल डिसोबीडियंस का कार्यक्रम नहीं चलाया, बल्कि पूरे देश में एक जनरल स्पिरिट ऑफ डिफायंस पैदा कर दी। एक माहौल बना दिया। हाँ, एक माहौल बना दिया। इसने अनगिनत लोकल मूवमेंट्स को जन्म दिया या उन्हें तेज किया, जो अपनी स्पेसिफिक मांगों के लिए लड़ रहे थे। ये सब मिलकर उस वक्त भारत में चल रहे प्रतिरोध के एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री बुन रहे थे। ठीक है, तो ये तो हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के शुरुआती तूफानी दौर और उसके देशव्यापी असर की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था जी, पर साथ ही सरकार भी सख्त हो रही थी। जी, शुरू में तो सितंबर 1920 में सरकार का प्लान था कि इसे इग्नोर करो। हाँ, उनको लगा कि रिप्रेशन से तो ये लोग नेशनलिस्ट हीरोज बन जाएंगे और मामला बढ़ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिर मई 1921 तक सरकार ने गांधी रीडिंग बातचीत के जरिए एक कोशिश की कि गांधी जी अली भाइयों को कहें कि भाई अपने भाषणों से जरा हिंसा वाली बातें हटा लो। अच्छा। असल में ये एक चाल थी खिलाफत नेताओं और गांधी जी के बीच फूट डालने की, पर वो कामयाब नहीं हुई। उनकी वो डिवाइड एंड रोल पॉलिसी ही थी एक तरह से। हाँ, वो तो हमेशा ही करते थे। लेकिन फिर दिसंबर 1921 आते आते सरकार को लगा कि नहीं, अब ये इग्नोर करने से नहीं चलेगा। हाँ, पानी सिर से ऊपर जा रहा था शायद। तो पॉलिसी बदल दी गई। वॉलंटियर कोर्स जो थे कांग्रेस की स्वयंसेवक, उन्हें इलीगल घोषित कर दिया और ये भी कहा कि जो भी दावा करेगा कि मैं सदस्य हूं उसे अरेस्ट कर लो। ओहो, एकदम सख्ती। और गिरफ्तारियां शुरू हुई। सबसे पहले सीआर दास पकड़े गए, फिर उनकी पत्नी बसंती देवी। अरे बाप रे। और उनकी गिरफ्तारी से बंगाल में खासकर युवाओं में इतना गुस्सा भड़का कि हजारों लोग सड़कों पर आ गए, बोले हमें भी गिरफ्तार करो। वाह, मतलब इज्जत का सवाल बन गया। बिल्कुल। अगले 2 महीनों में तो देश भर से कोई 30,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। 30,000? जी, आलम यह था कि टॉप लीडरशिप में बड़े नेताओं में सिर्फ गांधी जी ही जेल से बाहर थे। आप सोचिए कितना प्रेशर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। इसी बीच दिसंबर में मालवीय जी ने सुलह की एक कोशिश भी की थी, है ना? हाँ, एक नाकाम कोशिश। शर्तें ऐसी थीं कि खिलाफत नेताओं को छोड़ना पड़ता। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वैसे भी लंदन में जो सरकार बैठी थी, उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था कि कोई समझौता नहीं करना। वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग को बोल दिया था कि बातचीत से पीछे हट जाओ। मतलब
ऊपर से ही मैसेज क्लियर था, कोई नरमी नहीं बरतनी है। तो फिर रिप्रेशन चलता रहा, पब्लिक मीटिंग्स बंद, असेंबलीज पर रोक, अखबारों पर पाबंदी, सेंसरशिप टाइप का। हाँ, और कांग्रेस और खिलाफत के दफ्तरों पर आधी रात को छापे पड़ना, ये सब आम हो गया। माहौल एकदम तनाव वाला बन गया था। ऐसे माहौल में तो गांधी जी पर दबाव बहुत बढ़ गया होगा, पार्टी के अंदर से भी, आम कार्यकर्ताओं से भी। जबरदस्त दबाव था। सब कह रहे थे कि अब मास सिविल डिसोबीडियंस, मतलब व्यापक सविनय अवज्ञा शुरू करनी चाहिए। और दिसंबर 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस सेशन ने तो उन्हें पूरी अथॉरिटी दे दी थी इस पर फैसला लेने की, सोल अथॉरिटी बना दिया था। हाँ, सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। उधर सरकार बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं। जनवरी 1922 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी अपील भी सरकार ने सुनी अनसुनी कर दी। फिर गांधी जी ने वो चिट्ठी लिखी वाइसरॉय को, अल्टीमेटम जैसी। जी बिल्कुल, कि अगर आप सिविल लिबर्टीज पर लगी रोक नहीं हटाते, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं करते, तो हमें मजबूरी में मास सिविल डिसोबीडियंस शुरू करना पड़ेगा। और उसका भी कोई जवाब नहीं आया, अनसुना कर दिया गया। बिल्कुल। तो कोई चारा नहीं बचा। गांधी जी ने फिर ऐलान किया कि सूरत जिले के बारडोली तालुका से मास सिविल डिसोबीडियंस शुरू होगा। एक खास जगह चुनी। हाँ, और देश के बाकी हिस्सों से कहा गया कि आप लोग एकदम शांत रहें, डिसिप्लिन बनाए रखें, ताकि सारा फोकस बारडोली पर रहे, पूरी एनर्जी एक जगह। पर बारडोली का नंबर आया नहीं। उसे अपने नो टैक्स मूवमेंट के लिए और इंतजार करना पड़ा। किस्मत बदली 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। हाँ, वहां एक घटना हुई। हाँ, चौरी चौरा, ये नाम तो सबने सुना है। हाँ, क्या हुआ था वहाँ? हुआ ये कि कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकल रहा था। कुछ लोग वो पुलिस वालों के किसी बर्ताव से चिढ़ गए और उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। बात बढ़ गई। अच्छा। जवाब में पुलिस ने गोली चला दी। बस फिर तो भीड़ भड़क गई पूरी तरह से और पुलिस पर टूट पड़ी। ओह। पुलिस वाले जान बचाने के लिए थाने में भागे, छिप गए, तो भीड़ ने बाहर से थाने में आग लगा दी। आग लगा दी? हाँ, और जो पुलिस वाले भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भीड़ ने पकड़ दिया, मारा और फिर आग में फेंक दिया। बहुत ही भयानक दुखद घटना थी। कितने लोग मारे गए थे? कुल 22 पुलिस वाले। 22? ये खबर सुनते ही गांधी जी, उन्होंने क्या किया? जैसे ही गांधी जी को पता चला, उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनके लिए ये अहिंसा के सिद्धांत का सवाल था, एक एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी मना लिया? हाँ, CWC को राजी किया और 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली खत्म हो गया। सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन जो अपने चरम पर था, एक घटना और सब खत्म। और इस फैसले ने एक जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। मतलब उसकी गर्मी आज तक महसूस होती है। बड़े नेता मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस सब हैरान थे। बिल्कुल, जेल में बंद थे या बाहर, सबने अपनी हैरानी जताई है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दूर के गांव में कुछ लोगों ने हिंसा कर दी, उसकी सजा पूरे देश को क्यों मिल रही है। कई लोगों को तो लगा कि गांधी जी एक नेता के तौर पर फेल हो गए हैं, उनके अच्छे दिन खत्म। हाँ, जैसे एकदम से विश्वास हिल गया। जो कल तक उनके पीछे थे वो सवाल उठाने लगे, जैसे कोई भरोसे वाला दोस्त कुछ ऐसा कर दे जो समझ ही ना आए। बाद में भी तो आलोचना हुई इसकी, मार्क्सवादी नजरिए से। हाँ, बाद में कई कमेंटेटर्स, खासकर जो आर-पाम डट की परंपरा को मानते हैं, उन्होंने गांधी जी के फैसले की निंदा जारी रखी है। उन्होंने इसमें ये देखा कि महात्मा असल में भारतीय समाज के जो प्रॉपर्टीड क्लासेस हैं, संपत्ति वाले वर्ग, उनकी चिंता कर रहे थे। उनका तर्क क्या था कि सिर्फ नॉन वायलेंस की बात नहीं थी? उनका तर्क था कि गांधी जी ने आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि चौरी चौरा की घटना दिखा रही थी कि जनता अब ज्यादा उग्र हो रही है, रेडिकलाइज हो रही है। मतलब वो प्रॉपर्टी रिलेशंस के स्टेटस को ऊपर हमला करने को तैयार हो रही थी। अच्छा, ये डर था कि आंदोलन हाथ से निकल जाएगा। हाँ, कि आंदोलन उनके कंट्रोल से निकलकर ज्यादा रेडिकल ताकतों के हाथ में चला जाएगा। और इसलिए जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंसा बढ़ती तो असर तो उन्हीं पर होता, गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी। और इसका सबूत वो बारडोली प्रस्ताव में ढूंढते हैं। जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 12 फरवरी 1922 का प्रस्ताव, जिसे बारडोली प्रस्ताव कहते हैं, उसमें वापसी की घोषणा के साथ साथ ये भी कहा गया था कि किसान टैक्स दें, काश्तकार लगान दें, और जमींदारों को आश्वासन भी था कि उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। हाँ, तो आलोचक कहते हैं कि देखो यही असली छिपा हुआ मकसद था। जैसे आजकल भी होता है ना, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो फलां कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या ये व्याख्या सही है? गांधी जी का अपना पक्ष क्या था? देखिए, ऐसा लगता है कि गांधी जी के आलोचकों ने शायद थोड़ी नाइंसाफी की है। पहला तर्क कि एक दूर के गांव की हिंसा इतने बड़ी फैसले का कारण नहीं हो सकती, ये अपने आप में थोड़ा वीक है। गांधी जी ने तो पहले ही कहा था ना कि जब बारडोली चलेगा तो कहीं और कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बार बार चेतावनी दी थी। वो चाहते थे कि जब वो बारडोली में मास सिविल डिसोबीडियंस चला रहे हों तो देश के किसी और हिस्से में कोई नॉन वायलेंट मूवमेंट भी ना हो, पूरी शांति।
उन्होंने आंध्र पीसीसी को मना भी किया था। हाँ, उन्होंने आंध्र पीसीसी को कहा था कि जिन जिला कमेटियों को सिविल डिसोबीडियंस की इजाजत दी है उसे वापस लो। वो बहुत क्लियर थे इस पर। क्यों? इसका कारण क्या था? एक सीधा कारण तो ये था कि ऐसे माहौल में जब जनता में जोश हो, एक्टिविटी हो रही हो, आंदोलन आसानी से हिंसक हो सकता था। हाँ, या तो भीड़ की वजह से या फिर अधिकारियों के उकसावे से, प्रोवोकेशन से, जैसा बंबई में हुआ था नवंबर 1921 में, और फिर चौरी चौरा में। वायलेंस का ट्रिगर हमेशा मौजूद था। और अगर कहीं भी हिंसा होती तो सरकार को बहाना मिल जाता। बिल्कुल, सरकार उसे बहाना बनाकर पूरे आंदोलन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकती थी, रिप्रेशन को जस्टिफाई कर सकती थी। कहती, देखो जी, वहां हिंसा हुई, यहां भी हो सकती है, इसलिए हमें सख्ती करनी पड़ रही है। इससे तो पूरी नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस की स्ट्रैटेजी ही गड़बड़ा जाती। हाँ, वो स्ट्रैटेजी तो इसी पर बेस थी कि रिप्रेशन करने वाली ताकतें बेनकाब होंगी, क्योंकि वो शांतिपूर्ण लोगों पर जोर जबरदस्ती कर रही हैं। अगर लोग खुद हिंसक हो जाएं, तो सरकार का दमन जायज लिखने लगता। तो ये कहना काफी नहीं था कि चौरी चौरा और बारडोली अलग अलग जगह है? नहीं, एक जगह की हिंसा पूरे आंदोलन के लिए खतरा बन सकती थी। तो ये पूरी तरह संभव है कि गांधी जी का आकलन ये था कि चौरी चौरा के बाद बारडोली में मास सिविल डिसोबीडियंस चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। सरकार को मौका मिल गया था। वो गांधी जी और बाकी नेताओं को हटा देते और लोगों को डराने के लिए बल प्रयोग करते। मास सिविल डिसोबीडियंस को सही मौका मिलने से पहले ही कुचल दिया जाता। तो वापसी की जिम्मेदारी खुद पर लेकर गांधी जी ने आंदोलन को बचाया, संभावित रिप्रेशन से। हाँ, और लोगों को डीमोरलाइजेशन से भी। ये उनका शायद सोचना था। लेकिन वापसी से भी तो डीमोरलाइजेशन हुआ, बहुत हुआ, खासकर कार्यकर्ताओं में। हुआ, बिल्कुल हुआ, ये सच है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि अगर आंदोलन बुरी तरह कुचल दिया जाता, जैसे 1932 में हुआ, तो शायद और भी ज्यादा डीमोरलाइजेशन होता। तब शायद ये सोच बन जाती कि सरकारी दमन के सामने जन आंदोलन सफल हो ही नहीं सकते। हाँ, ये बात भी है। मतलब इस वापसी ने कम से कम भविष्य की उम्मीद तो बनाए रखी। ये सोचना कि काश गांधी जी ने आंदोलन वापस ना लिया होता, शायद इस सोच से बेहतर है कि हम लड़े और कुचल दिए गए। जैसे इम्तिहान में फेल होने से अच्छा है कि तैयारी की कमी मानकर अगला अटेम्प्ट करें, बजाय ये सोचकर बैठ जाने कि मुझसे तो होगा ही नहीं। बिल्कुल, और हमें याद रखना चाहिए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ पहला ऑल इंडिया मास स्ट्रगल था। बिल्कुल। पहला, इस शुरुआती स्टेज में एक बड़ा झटका डीमोरलाइजेशन और पैसिविटी के एक लंबे दौर की तरफ ले जा सकता था। अच्छा, अब वो दूसरा तर्क कि वापसी का असली कारण रैडिकल ताकतों का डर था, चौरी चौरा उसी का सबूत था, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तर्क और भी कमजोर आधार पर टिका लगता है। हाँ। चौरी चौरा की भीड़ ने क्या किया? उन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया। हाँ, उनके बर्ताव से नाराज थे। उन्होंने जमींदारों पर हमला नहीं किया। प्रॉपर्टी रिलेशंस के स्ट्रक्चर को पलटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। गुस्सा पुलिस पर था। और जो किसान आंदोलन चल रहे थे अवध या मालाबार में, वो ज्यादातर किस समय से पहले ही ठंडे पड़ चुके थे। और अवध में जो एका आंदोलन चल रहा था, उसमें भी जमींदारी व्यवस्था खत्म करने की बात नहीं थी। वो क्या चाहते थे? वो बस ये चाहते थे कि जमींदार जो इल्लीगल सेसेस या उपकर लेते हैं वो बंद करें और मनमाने ढंग से लगान न बढ़ाएं। बल्कि वो तो लगान देने की शपथ लेते थे। हाँ, एका आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों की शपथ की एक मद ये थी कि वे खरीफ और रबी पर नियमित रूप से लगान देंगे। अच्छा। और गुंटूर में जो नो टैक्स मूवमेंट था, वो तो पूरी तरह नॉन कॉपरेशन के ढांचे में था, सरकार के खिलाफ था और पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। और वो भी फरवरी 1922 से पहले ही डिक्लाइन पर था। तो समझना मुश्किल है कि ये रैडिकल खतरा असल में था कहाँ। और बारडोली प्रस्ताव में वो जो टैक्स और लगान चुकाने वाली बात थी और जमींदारों को आश्वासन। देखिए, कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान कभी भी नॉन पेमेंट ऑफ रेंट की मंजूरी नहीं दी थी, न ही जमींदारों के अधिकारों पर सवाल उठाया था। तो प्रस्ताव में बस पुरानी बात दोहराई गई। हाँ, वो बस उनकी पोजीशन की रीआइटरेशन थी। और जब पूरा आंदोलन ही वापस लिया जा रहा था, तो जाहिर है टैक्स ना देना भी बंद होना था। इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा ढूंढना मुश्किल है। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि शायद आंदोलन में एक तरह की थकान भी आने लगी थी, मूवमेंट फटीग। हाँ, कुछ संकेत इसके भी हैं कि गांधी जी का फैसला शायद इस बात से भी प्रभावित हुआ हो। 1921 के दूसरे हिस्से तक देश के कई हिस्सों में आंदोलन का वो शुरुआती जोश वो उतार पर था। एब के साइन थे। जैसे छात्र स्कूलों और कॉलेजों में वापस जाने लगे थे, वकील मुवक्किल अदालतों में लौटने लगे थे, व्यापारियों में भी कुछ। हाँ, जो कमर्शियल क्लासेस थी उनमें विदेशी कपड़ों का स्टॉक जमा हो रहा था, उसको लेकर चिंता थी, थकान थी। और रैलियों में भीड़। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बैठकों और रैलियों में अटेंडेंस कम हो गई थी। लेकिन बारडोली या गुंटूर जैसे इलाके तो तैयार थे, जहां इंटेंसिव पॉलिटिकल वर्क हुआ था। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि
उन इलाकों में जनता संघर्ष जारी रखने को तैयार नहीं थी। वो तैयार थी, लेकिन जो एक पूरे देश में मास इंतुजियाज्म दिख रहा था 1921 के शुरू में, वो शायद कम हो गया था। मतलब कोर ग्रुप तैयार था, पर आम जनता। हाँ, कैडरे और जो एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो लड़ाई जारी रखने को तैयार थे। लेकिन ऐसे जन आंदोलन के लिए जनता की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, सिर्फ हाईली मोटिवेटेड लोगों की नहीं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन शुरू होता है। शुरू में सब जोश में, फिर धीरे धीरे एंगेजमेंट कम। बिल्कुल वही बात। हालांकि देखिए, इस बात को अभी के रिसर्च के आधार पर बहुत मजबूती से कहना मुश्किल है, पर हम ये संभावना रख सकते हैं कि ये भी उन फैक्टर्स में से एक था जिसने वापसी का फैसला करवाया। और ये भी तो सच है कि जन आंदोलनों में उतार चढ़ाव तो आता ही है। हाँ, गांधी जी के आलोचक अक्सर ये पहचानने में फेल होते हैं कि जन आंदोलनों में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उतार की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है। जनता की भी तो एक सीमा होती है, दमन सहने की, कष्ट झेलने की, बलिदान करने की। बिल्कुल, अनलिमिटेड नहीं होती। एक समय आता है जब अगले दौर के संघर्ष के लिए कंसोलिडेट करने, रिकूपरेट करने, मतलब ठीक होने और ताकत जुटाने और स्ट्रेंथ इकट्ठा करने के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस की जरूरत होती है। तो वापसी या नॉन कॉन्फ्रंटेशन का फेज ये रणनीति का हिस्सा है। हाँ, ये जनता पर आधारित पॉलिटिकल एक्शन की स्ट्रैटेजी का एक अंतर्निहित हिस्सा है। वापसी हमेशा बिट्रेयल के बराबर नहीं होती, ये स्ट्रैटेजी का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट जिसे कहते हैं। बेशक, ये बहस तो हमेशा रहेगी कि टाइमिंग सही थी या नहीं, वापसी सही समय पर हुई या देर से या जल्दी। हाँ, टाइमिंग इज ऑलवेज डिबेटेबल, लेकिन शायद गांधी जी के पास ये विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि उन्होंने जो क्षण चुना वो सही था। क्या कारण? देखिए, आंदोलन पहले ही 1 साल से ज्यादा चल चुका था। सरकार बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं थी और चौरी चौरा ने एक तरह से सम्मान के साथ पीछे हटने का, एक रिट्रीट विद ऑनर का एक अवसर दिया। इससे पहले की आंदोलन की जो आंतरिक कमजोरियां थी, जो फटीक थी, वो इतनी जाहिर हो जाती कि पीछे हटना एक हार जैसा लगता, एक राउट लगता, या फिर आत्मसमर्पण करना पड़ता। मतलब एक तरह से कटिंग लॉसेस और भविष्य के लिए कोर ताकत को बचाना। हाँ, बिल्कुल, आंदोलन की एनर्जी को बचाना ताकि आगे फिर से संघर्ष किया जा सके। तो ये थी चौरी चौरा घटना और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वापसी से जुड़ी जटिलताएं और अलग-अलग दृष्टिकोण। वाकई कई परतें हैं इस कहानी में। बिल्कुल, इतिहास को अक्सर सिर्फ घटनाओं के क्रम की तरह देख लिया जाता है, लेकिन उसके पीछे के कारण, इरादे, मजबूरियां और अलग-अलग नजरिए समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वापसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आगे क्या असर पड़ा। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछली चर्चाओं में हमने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या-क्या हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी, उन पर काफी विस्तार से बात की थी। हाँ, की थी। आज थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, एक बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आंदोलन वापस लिया गया, खासकर चौरी चौरा के बाद, और गांधी जी का वो मशहूर वादा 1 साल में स्वराज, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो वादा। तो एक सीधी सी प्रतिक्रिया होती है, अरे ये तो फेल हो गया। क्या ये वाकई में एक नाकामी, एक फेलियर था? क्या इसका कोई लास्टिंग इम्पैक्ट, कोई गहरा असर नहीं हुआ? ये सवाल अक्सर इतिहास के गलियारों में गूंजता है। और ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझना। हम अक्सर चीजों को बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं, मतलब तात्कालिक लक्ष्यों, इमीडिएट गोल्स के चश्मे से। सही बात है। स्वराज 1 साल में नहीं मिला तो आंदोलन बेकार। लेकिन असहयोग आंदोलन की कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसका प्रभाव, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा न्यूआंस्ड और दूर तक जाने वाला था। अच्छा, सिर्फ स्वराज न मिलने की बिना पर इसे पूरी तरह से विफल करार देना, इसकी पूरी विरासत को, जो इसने जमीन तैयार की आने वाले संघर्षों के लिए, उसे अनदेखा करना होगा। ये तो वैसा हुआ जैसे कोई कहे कि फाउंडेशन डालने का काम बेकार था क्योंकि इमारत एक दिन में खड़ी नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये इसी पर केंद्रित रहेगी कि आंदोलन वापस लेने के फैसले के बावजूद इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा पर, हमारे समाज की बुनावट पर क्या अमिट छाप छोड़ी। हाँ, लेगेसी क्या थी? हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो तो यही इशारा करते हैं कि कई मायनों में ये आंदोलन न सिर्फ सफल रहा, बल्कि एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ।
चलिए इसी परत को खोलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। सबसे पहली और शायद सबसे जोरदार बात जो उभर कर आती है वो ये है कि इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत और दुनिया को ये टंके की चोट पर दिखा दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब वो नहीं रही जिसे कभी याद है 1888 में वाइसरॉय डफरिन ने बड़े ताने से कहा था। हाँ, वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी वाला था ना। हाँ, कि ये तो बस मुट्ठी भर पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोगों की जमात है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। हाँ, वो तमगा, वो लेबल असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस पर कोई नहीं चिपका सका। ये आंदोलन एक तरह से कांग्रेस का कायापलट था। इसने बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस की जड़ें अब समाज के बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। उसे अलग अलग वर्गों का, सेक्शंस का जबरदस्त समर्थन और सहानुभूति, सपोर्ट एंड सिंपैथी हासिल है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सही। हम सिर्फ बड़े शहरों के वकीलों या बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गांव के किसानों की, फैक्ट्रियों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की। अच्छा। छोटे बड़े कारीगरों की, गली नुक्कड़ के दुकानदारों की, मंडियों के व्यापारियों की, और हाँ, स्कूलों कॉलेजों के मास्टरों, दफ्तरों में काम करने वाले क्लर्कों यानी प्रोफेशनल्स और व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज की भी। अरे वाह। जरा सोचिए, उस जमाने का भारत, गांव में हल चलाता किसान और शहर में फाइलें पलटता बाबू, दोनों किसी न किसी स्तर पर इस एक आवाज से जुड़ रहे थे। ये आज के जमाने के किसी बड़े वायरल सोशल मीडिया कैंपेन जैसा था क्या, जिसकी पहुंच का अंदाजा लगाना मुश्किल हो, जो देखते ही देखते गांव देहात कस्बे शहर हर जगह फैल जाए? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये अभूतपूर्व था। और कमाल की बात ये कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा इलाकों या प्रेसिडेंसी शहरों तक सीमित नहीं था। इसका फैलाव, जिसे सोर्सेज स्पेशल स्प्रेड कह रहे हैं, हाँ, भौगोलिक विस्तार, हाँ, वो लगभग राष्ट्रव्यापी था। पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। हाँ, ये बात सही है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि तीव्रता हर जगह एक जैसी नहीं थी। बिल्कुल, कहीं ज्यादा, कहीं कम। कहीं आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय था, जोर शोर से चल रहा था, तो कहीं शायद थोड़ी धीमी गति थी, गतिविधियां कम थीं। लेकिन शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां असहयोग की हवा ना पहुंची हो, जहां लोगों ने इसके बारे में सुना ना हो, बात ना की हो। हाँ, ये बात सही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई बड़ा क्रिकेट मैच हो, इंडिया का फाइनल हो, तो चाहे आप मेट्रो शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में, उसका बुखार, उसका जिक्र आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, सही उदाहरण है। या जैसे कोई बड़ा त्योहार, दिवाली हो या ईद, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देता है। असहयोग आंदोलन ने शायद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक अखिल भारतीय एहसास, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जगाने का काम किया। बिल्कुल। और इसी व्यापक जनभागीदारी से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई। एक बुनियादी सच उजागर हुआ। भारत के वो करोड़ों गरीब लोग जिन्हें अक्सर ब्रिटिश हुक्मरान या कहें कि भारत का अभिजात्य वर्ग भी बड़े तिरस्कार से पुअर डम मिलियंस कहते थे। हाँ, यानी बेचारे गूंगे करोड़ों लोग। हाँ, कहकर नजरअंदाज कर देता था उनकी ताकत, उनकी क्षमता पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दी। इस आंदोलन ने साबित किया कि ये आम कहे जाने वाले लोग भी आधुनिक राष्ट्रवादी राजनीति, मॉडर्न नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत, त्याग और बलिदान, सैक्रिफाइस के साथ। सरकारी दमन, लाठीचार्ज, जेल, इन सब के सामने उनकी सहन शक्ति, उनका फॉर्टिट्यूड कमाल का था। इन आम लोगों के जज्बे ने उस पुरानी धारणा को, उस मिथक को तोड़ दिया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इच्छा, आजादी की चाहत, ये तो बस पढ़े लिखे, संपन्न, ऊंचे तबके के लोगों का ही शगल है, उन्हीं की चिंता है। ये तो यकीनन उस वक्त के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए भी एक आहा मोमेंट रहा होगा, है ना? अचानक से ये एहसास होना कि जिस जनता को वो जगाने निकले हैं, उसमें तो पहले से ही एक चिंगारी मौजूद है। बिल्कुल। ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि देशभक्ति, अपने वतन को आजाद देखने की तमन्ना, ये किसी एक वर्ग, समुदाय या जाति की बपौती नहीं है। ये तो एक एलिमेंटल अर्ज है, एक बुनियादी मानवीय भावना है। हाँ, स्वाभाविक इच्छा, जो हर उस इंसान के अंदर सुलगती है जो गुलामी की बेड़ियां महसूस करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी किसी बड़ी मुसीबत में कोई बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला आदमी अचानक से असाधारण हिम्मत दिखा देता है। सही बात है।
या कोई छात्र जिसे हमेशा चुपचाप देखा गया हो, जब उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो अपने हक के लिए डटकर खड़ा हो जाता है। असहयोग आंदोलन में आम लोगों की भागीदारी कुछ वैसी ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी अंग्रेजी राज के खिलाफ। और सोचिए, ये लोग पहली बार राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म जैसी एक आधुनिक विचारधारा, एक मॉडर्न आइडियोलॉजी से सीधे तौर पर इतने बड़े पैमाने पर रूबरू हो रहे थे, उससे जुड़ रहे थे। हाँ, ये बात भी माननी होगी और सोर्सेज भी इस तरफ इशारा करते हैं कि ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। शायद वो सभी लोग जो आंदोलन में शामिल हुए, वो राष्ट्रवाद की सभी बारीकियों को, उसके तमाम इम्प्लीकेशंस को, उसकी पूरी गहराई को नहीं समझते थे। अच्छा, ये भी था। ये भी संभव है कि आंदोलन के जो नियम कायदे थे, जो अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखने की बात गांधी जी बार बार करते थे, उसका पालन हमेशा हर जगह कड़ाई से नहीं हो पाया। ये तो होता है। आखिरकार ये बहुत सारे लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए इस तरह की संगठित राष्ट्रवादी राजनीति की दुनिया से पहला सीधा संपर्क था, फर्स्ट कांटेक्ट था। हाँ, पहली बार था उनके लिए। शहरों से आए राष्ट्रवादी नेता, स्कूलों और कॉलेजों के जोशीले छात्र, यहाँ तक कि गांव के वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे और दुनियादारी समझने वाले लोग, ये सब पहली बार इतनी गंभीरता से, इतने बड़े पैमाने पर इस राष्ट्रवादी विचारधारा को, इस आंदोलन के संदेश को आम जनता के बीच, उनके दरवाजे तक, उनकी चौपाल तक ले जाने की एक संगठित कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जैसा किसी भी बड़ी और नई शुरुआत में होता है, सफलता 100% नहीं थी। बिल्कुल। वो लिमिटेड थी। हाँ। कमियां थीं, वीकनेसेस थीं, वो भी साफ नजर आ रही थीं। हाँ। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी इस नई राजनीतिक जागृति, इस न्यू अवेकनिंग के दायरे से बाहर था। उन तक ये संदेश शायद पहुंचा ही नहीं था, या उन्होंने इसे अपनाया नहीं था। ये भी सच है। लेकिन जैसा सोर्सेज रेखांकित करते हैं, ये तो महज शुरुआत थी। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग। बिल्कुल। नींव पड़ रही थी। आगे चलकर आने वाले सालों में इसी नींव पर और भी ज्यादा गंभीर, ज्यादा संगठित और लगातार कोशिशें होनी थी जनता को लामबंद करने की। पर जो बदलाव इस एक आंदोलन ने ला दिया था, वो स्ट्राइकिंग था, उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। हाँ, बदलाव तो साफ दिख रहा था। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। वो गिरता है, उसे चोट लगती है, बैलेंस बनाने में वक्त लगता है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। हाँ। हर बार गिरने के बाद वो कुछ सीखता है और धीरे धीरे पेडल मारना सीख ही जाता है। असहयोग आंदोलन ने भारतीय राष्ट्र को सामूहिक रूप से साइकिल चलाने की पहली बड़ी कोशिश की थी। अच्छा कहा। अच्छा, अब एक और पहलू पर आते हैं जो इस आंदोलन की सबसे असाधारण, सबसे रिमार्केबल और शायद सबसे पॉजिटिव चीजों में से एक थी। बताइए। वो थी मुसलमानों की जबरदस्त भागीदारी, ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन, और आंदोलन के दौरान मोटे तौर पर सांप्रदायिक एकता, कम्युनल यूनिटी का बना रहना। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एकता तब भी कायम रही जब मालाबार, केरल में मोपला विद्रोह जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें सांप्रदायिक रंग भी आ गया था। इसके बावजूद देश के बाकी हिस्सों में हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बना रहा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर उस दौर के माहौल को देखते हुए। ये तो वाकई कमाल की बात है। सोर्स तो यहां तक कहता है कि कई इलाकों में आंदोलन को उसका असली जनाधार, उसका ट्रूली मैस कैरेक्टर अगर मिला तो वो मुस्लिम भागीदारी की वजह से ही मिला। हाँ, कई जगहों पर। कुछ जगहों पर तो आंकड़े बताते हैं कि गिरफ्तार होने वाले लोगों में 2/3 तक मुसलमान थे। बिल्कुल, 2/3। सोचिए जरा। आज के माहौल में जब हम रोज अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव, नफरत भरी बातों की खबरें सुनते हैं, तो उस दौर की इस एकता के बारे में पढ़ना, सोचना एक अजीब सा एहसास होता है। होता है, बिल्कुल होता है। हैरानी होती है कि ऐसा भी दौर था, और साथ में थोड़ा दुख भी होता है कि वो माहौल, वो भाईचारा, वो साझापन कैसे धीरे धीरे कम होता गया, कैसे खो गया। बिल्कुल, और ये भारतीय इतिहास की एक बड़ी त्रासदी है, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि आंदोलन की ये सबसे खूबसूरत विशेषता, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन बाद के सालों में दोहराया नहीं जा सका। धीरे धीरे कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की राजनीति हावी होने लगी और उसने समाज में अपना जहर घोलना शुरू कर दिया, जिसकी कीमत देश को आगे चलकर बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी। वो मंजर याद करके भी एक अजीब सी सिहरन होती है। सोर्सेज बताते हैं कि उस दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जबरदस्त भाईचारा, फ्रेटर्नाइजेशन देखने को मिल रहा था। हाँ, वो तस्वीरें, वो किस्से, एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ खड़े होना।
सोचिए, गांधी जी और दूसरे बड़े कांग्रेस नेता मस्जिदों के मिंबरों से भाषण दे रहे हैं। हाँ, ये कल्पना करना भी आज मुश्किल है। गांधी जी मुस्लिम महिलाओं की उन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं जहां पर्दा प्रथा के रिवाज के कारण वो अकेले ऐसे पुरुष होते थे जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी होती थी। सोर्स ये भी कहता है कि बाद के सालों में जब रिश्ते कड़वे हो गए, जब शक और नफरत ने जगह बना ली, तो लोगों को ये पुराने दिन, ये एकता के पल एक खूबसूरत रोमांटिक सपने जैसे लगने लगे। हाँ बिल्कुल, एक खोया हुआ सपना। ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी आदर्शवादी फिल्म का कोई सीन हो जिसका आज की कड़वी हकीकत से कोई वास्ता ही ना हो। इस खोए हुए भाईचारे पर, उस शेयर्ड पास्ट पर अफसोस तो होता ही है ना। होता है। तो इन तमाम बातों को अगर हम एक साथ देखें, जनसमर्थन का अभूतपूर्व विस्तार, आम गरीब जनता की राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन, हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल और राष्ट्रवाद की विचारधारा का जन जन तक पहुंचना, हाँ, ये सब बड़े पॉइंट्स हैं। तो ये साफ हो जाता है कि 12 फरवरी 1922 को जो आंदोलन औपचारिक रूप से वापस लिया गया, जो रिट्रीट हुआ, उसे महज एक अस्थायी, एक टेम्पररी कदम की तरह ही देखा जाना चाहिए। मतलब लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। नहीं, लड़ाई का, बैटल का अंत जरूर था, लेकिन जो बड़ा युद्ध था, द वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, वो तो जारी रहना था। ये कोई अंतिम हार नहीं थी, बल्कि शायद एक स्ट्रैटेजिक पॉज था, अगली लड़ाई की तैयारी के लिए सांस लेने का वक्त। हाँ, और अंग्रेजों ने तो इसे अपनी जीत मानकर चुनौती भी फेंकी थी। उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड बर्किनहेड जैसे बड़े ब्रिटिश नेताओं ने दंभ भरे लहजे में कहा था। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? जिसका सार ये था कि भारत दुनिया की सबसे दृढ़ निश्चयी कौम, यानी वो खुद ब्रिटिश, को सफलतापूर्वक चुनौती देने का सपना न देखे, और अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो उसका जवाब पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प से दिया जाएगा। अच्छा, मतलब खुली धमकी। हाँ, एक तरह से वो खुली धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चैलेंज करने की, हम तुम्हें मसल कर रख देंगे, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। और गांधी जी ने इस खुली चुनौती का, इस दंभ का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। आंदोलन वापस लेने के फैसले के कुछ ही दिनों बाद 23 फरवरी 1922 को अपने अखबार यंग इंडिया में लिखे एक लेख में उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने? और ये पंक्तियां कोट करने लायक हैं, क्योंकि ये उस समय के जज्बे को दर्शाती हैं। उन्होंने लिखा, अब समय आ गया है कि ब्रिटिश लोगों को यह एहसास कराया जाए कि 1920 में शुरू हुई लड़ाई एक अंजाम तक पहुंचने वाली लड़ाई है। फाइट टू द फिनिश। हाँ, चाहे ये 1 महीना चले या 1 साल या कई महीने या कई साल, और चाहे ब्रिटेन के प्रतिनिधि 1857 के विद्रोह के म्यूटिनी डेज के अवर्णनीय अत्याचारों को दोगुनी ताकत से दोहराएं या नहीं। वाह, क्या जबरदस्त पलटवार था। मतलब बिल्कुल साफ संदेश था, तुम इसे हमारी हार या हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना। बिल्कुल नहीं। हमने हथियार नहीं डाले हैं, सिर्फ रणनीति बदली है। ये लड़ाई तो अब तभी खत्म होगी जब मंजिल मिल जाएगी, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे, चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे तुम कितना भी जुल्म कर लो। हाँ, इरादा पक्का था। ये बस एक पड़ाव है, सफर अभी लंबा है और मंजिल अभी बाकी है। हमने हार नहीं मानी है, हम पीछे नहीं हटे हैं। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही दृढ़ संकल्प है जैसा हम किसी चैंपियन एथलीट में देखते हैं जो चोट लगने के बाद फिजियोथेरेपी करते हुए वापसी का ऐलान करता है। हाँ, या कोई उद्यमी, हाँ, या किसी स्टार्टअप फाउंडर में देखते हैं जिसका पहला वेंचर फेल होने के बाद भी वो हार नहीं मानता और दोगुनी ताकत से अपने सपने के पीछे लगता है। इरादा बिल्कुल साफ था, युद्ध जारी रहेगा। द स्ट्रगल कंटिन्यूज। बिल्कुल, struggle continues. Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 15, The Non-Cooperation Movement 1920-22 of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.